नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में प्रेम के प्रकार दिया हुआ है और सूची सेकंड में उसकी व्याख्या दिया हुआ है। तो पहला है इरोस यानी जिजीविस्ता, एगेपी प्रामाणिक प्रेम और फिलिया। चूंकि प्रेम के कई प्रकार बताए गए हैं लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार हैं। इरोस जो कि कामुक और भावुक प्रेम की श्रेणी में आता है, यानी कि एक तरह से प्रजनन की बात की जाए तो आप देखेंगे कि व्याख्या में प्रजननक्षम उत्पादक प्रेम जो रसपूर्ण एवं प्रयोगात्मक होता है। तो अवश्य ही आप इरोस को मिलाएंगे किससे? थर्ड से, तो ये मिल जाएगा इससे। वहीं एगेपी की बात करें तो एगेपी क्या होता है? मानव जाति का प्रेम, यानी कि एक तरह से सामान्य जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है। तो इस तरह के जो प्रेम होते हैं उसे एगेपी प्रेम कहा जाता है। इसे आप मिलाएंगे, आप देखेंगे तो निस्वार्थ प्रकार का प्रेम जो दूसरों के योगक्षेप यानी कि दूसरों के भले के प्रति समर्पित होता है, उसे क्या कहते हैं? एगेपी कहते हैं। तो आप क्यू को मिलाएंगे फर्स्ट से। वहीं प्रामाणिक प्रेम और फिलिया दो बचता है। तो फिलिया जो होता है यानी कि यस लास्ट जो होता है वह दोस्त और भाई का प्रेम होता है, यानी कि हम दोस्तों से जिस तरह का प्यार करते हैं या भाईपन का जो प्यार होता है वह एक तरह का प्रेम होता है। तो अवश्य ही आप मिला सकते हैं फिलिया को इससे, फोर से। और अब प्रामाणिक प्रेम यानी कि एक ऐसा प्रेम जिसे आप कह सकते हैं कि अन्य सभी प्रेम को यह प्रमाणित करता है। तो आप चूंकि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है तो आप मिला सकते हैं इसे आर को सेकंड से। तो आप देखेंगे कि इस आधार पर जो ऑप्शन आपका सही होता है वो ऑप्शन सही होता है ए। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि की व्याख्या मनोमितिकी पद्धति के उपयोग के आधार पर किया? यानी कि आप जानते हैं कि बुद्धि की व्याख्या के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो पूछा जा रहा है कि जो ये ऑप्शंस हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, जेनसन, कैटल, स्टर्नबर्ग और थर्स्टन, इनमें से कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविद की पद्धति से बुद्धि की व्याख्या करते हैं? तो आप जानते हैं कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए 2 तरह के सिद्धांत डेवलप किए गए, एक कारकीय सिद्धांत और एक प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। बुद्धि के इन सिद्धांतों के वर्गीकरण पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर बुद्धि का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो बुद्धि का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बुद्धि के स्वरूप से लेके बुद्धि के सिद्धांतों का वर्गीकरण और कारकीय तथा प्रक्रियानुमुखी सभी तरह के सिद्धांतों की सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप बहुत ही सरल शब्दों में आपको आसानी से वहां समझ में आ जाएगा। तो आप सभी सिद्धांतों को वहां पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी सिद्धांतों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे बुद्धि के सिद्धांत जो मनोविज्ञान पर आधारित हैं। तो आप जानते हैं कि जेनसन ने क्या दिया? जेनसन ने बताया कि बुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, एसोसिएट एबिलिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। वहीं कैटल कहते हैं कि ठोस बुद्धि, क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। और स्टर्नबर्ग त्रितीय तंत्र सिद्धांत देते हैं जिनका मानना है कि संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि। और वहीं हम थर्स्टन की बात करें तो थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात की, यानी कि इन्होंने 7 ऐसे फैक्टर्स की बात की जो बुद्धि की व्याख्या करते हैं, बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। तो मनोमित की पद्धति की अगर हम बात करें तो अवश्य ही थर्स्टन, कैटल और जेनसन के सिद्धांत को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है। स्टर्नबर्ग ने जो त्रितंत्र सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत को बुद्धि की सब थियरी भी कहा जाता है, जैसे संदर्भात्मक बुद्धि,
घटकीय बुद्धि और अनुभवजन्य बुद्धि। तो इस आधार पर जो मनोमित्तिकी पद्धति के आधार पर बुद्धि की व्याख्या करते हैं तो वह है स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो कोहलबर्ग का नैतिक तर्कना के विकास के सिद्धांत में दिए गए स्तरों की संख्या एवं अवस्थाओं की संख्या के लिए एक स्तर एक अवस्था निम्न में से चुने। आप जानते हैं कि कोहलबर्ग एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया और नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने एक तरह से नैतिक दुविधा की कुछ कहानियां इन्होंने बनाया और उस नैतिक दुविधा के आधार पर प्रश्न रखे जाते थे। उस प्रश्न के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता था। उसमें से सबसे जो प्रसिद्ध इनका कहानी थी उसे कहा गया हाइनज डिलेमा। उसी के आधार पर इन्होंने जो सिद्धांत डेवलप किया उसी से नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, जिसमें उन्होंने 3 स्तर यानी कि 3 लेवल उन्होंने बताया और कुल 6 अवस्थाएं बताई थी। यानी कि प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं थी। तो इस आधार पर 3 स्तर और 6 अवस्थाएं थी। आपको कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को और भी स्पष्ट और विस्तृत अगर पढ़ना चाहते हैं आप तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को पढ़ सकते हैं जिसमें इन सभी स्तरों और सभी अवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने कितने स्तरों में, यानी स्तरों की संख्या क्या थी और अवस्थाओं की संख्या की थी। तो हमने बता दिया कि 3 स्तर थे और 6 अवस्थाएं थी। लेकिन आप एक चीज ध्यान देंगे कि कोड में आप देखेंगे कि दूसरा और 5वां कहीं आपको नहीं मिलता है, यानी कि 1 और 5 मिलता है और कहीं 5 नहीं आपको मिल रहा है या 2 मिल रहा है। तो 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया है, आयोग ने दिया है सी, लेकिन जो वास्तव में इसका आंसर है वो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना हुआ है। सूची फर्स्ट में क्या हुआ, शैली दी हुई है और सेकंड में उसका विवरण दिया हुआ है। आवेगिक संज्ञानात्मक शैली, चिंतनशील संज्ञानात्मक शैली, गहन प्रक्रिया अधिगम शैली और सतही प्रक्रिया अधिगम शैली। आप देखेंगे कि 2 संज्ञानात्मक शैली है और 2 प्रक्रिया अनुमुखी शैली है। तो आप विवरण के आधार पर अगर मिलाएं तो धीरे धीरे सावधानी से ठीक प्रत्युत्तर देना, अधिक गम सामग्री को स्मरण करना परंतु समझना नहीं, शीघ्रता से परंतु प्रायः गलत उत्तर देना, अंतर्निहित अवधारणाओं के अधिगम सामग्री का अर्थ निकालना। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो चूंकि आवेगिक संज्ञानात्मक शैली है तो जो आवेग में कोई काम किया जाता है तो वो अवश्य ही सही नहीं होता है, वो गलत होता है। तो अगर आवेगिक संज्ञानात्मक शैली की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि शीघ्रता से परंतु प्रायः गलत उत्तर देना, यानी कि अगर शीघ्रता से आवेग में हम उत्तर देते हैं तो अवश्य ही वो क्या होता है, वो गलत होता है। तो आप इसको मिलाएंगे थर्ड से। वहीं हम चिंतनशील संज्ञानात्मक शैली की बात करें, अगर आप चिंतनशील संज्ञानात्मक शैली के आधार पर अगर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो अवश्य ही आप क्या करते हैं कि धीरे धीरे सावधानी पूर्वक काम करते हैं और उत्तर क्या सही उत्तर देते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सावधानी से ठीक प्रति उत्तर देने की जो क्षमता है, जो विवरण है, वो चिंतनशील संज्ञानात्मक शैली में है। वहीं गहन प्रक्रिया अधिगम शैली, चूंकि गहनता से प्रक्रमण किया जा रहा है किसी भी अधिगम शैली का, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अंतर्निहित अवधारणाओं और अधिगम सामग्री का अर्थ समझना। तो आप मिलाएंगे 4 से। वहीं सतही तौर पे अगर कोई बात किया जाए तो सतही तौर पर जरूरी नहीं है कि वो चीजें सही हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो आप यस को मिलाएंगे किससे, सेकंड से, अधिगम सामग्री को स्मरण करना परंतु समझना नहीं। ठीक है, तो आप देखें तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होता है
वो ऑप्शन सही होता है 3, 1, 4 और 2। आप देखेंगे कि जो ऑप्शन में मिल रहा है आपको 3, 1, 4 और 2 वो बी में मिल रहा है, तो अवश्य ही आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के विद्यार्थियों में, यानी कि जो निम्न स्तर का सोशल आर्थिक स्थिति के बच्चे होते हैं वह निम्न अकादमी निष्पन्नता यानी कि उनका जो है शैक्षिक निष्पादन निम्न होता है, उसका क्या कारण है? का कारण नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के विद्यार्थियों में निम्न अकादमी निष्पन्नता के लिए कारण कौन सा नहीं है? प्रतिरोधी संस्कृति हो सकता है, ट्रैकिंग अगर देखा जाए तो ट्रैकिंग भी हो सकता है, और अधिगम निरुपायवत्य यानी कि लर्न हेल्पलेसनेस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो जो परिवार का आकार है, परिवार के आकार से उसके निम्न अकादमी निष्पन्नता का कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है, तो अवश्य ही जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो असफलता परिहारी विद्यार्थी की अभिवृत्तियां, लक्ष्य और युक्तियां क्या होती हैं? असफलता परिहारी विद्यार्थी यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो असफलता से दूर भागते हैं, असफलता का परिहार करते हैं, असफलता को एवॉइडेंस करते हैं, तो एवॉइड करते हैं, उनकी अभिवृत्तियां और लक्ष्य और युक्तियां कैसी होती हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि असफलता का अधिक भय, जाहिर सी बात है जो असफलता से भागेगा तो वो उस असफलता का अधिक भय होगा, ये बात पूरी तरह से सही है। बहुत उच्च तथा निम्न लक्ष्य यानी कि लक्ष्य भी उसका बहुत उच्च तथा निम्न होगा, और आत्मघाती युक्तियां, आप देखेंगे कि ये इसका तीनों ऑप्शन सही प्रतीत हो रहा है। वहीं सेकंड ऑप्शन को देखें तो असफलता की प्रत्याशा नहीं किया जा सकता है, यहीं पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो असफलता का अधिक भय, बहुत उच्च तथा निम्न लक्ष्य, अधिगम निरुपायत्व यानी कि लर्न हेल्पलेसनेस नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। वहीं असफलता का अधिक भय, इसमें भी आप देखेंगे लर्न हेल्पलेसनेस है, तो ये भी चीज गलत हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन ए, यानी कि असफलता का अधिक भय, बहुत उच्च या निम्न लक्ष्य, आत्मघाती युक्तियां। आइए अगले प्रश्न की बात करें तो भूख का कारण क्या है? भूख का कारण क्या है? भोजन की प्रत्याशा हो सकता है कि अगर भोजन की हमें प्रत्याशा है तो भूख लगेगी। शरीर में ऊर्जा की कमी है, 100% शरीर में ऊर्जा की कमी होगी तो भूख लगेगी। और सम स्थिति होम्योस्टेटिस की में अगर हमारे शारीरिक असंतुलन होता है तो उस शारीरिक असंतुलन को संतुलित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं ऑक्सीजन की कमी की बात किया जाए तो भोजन से का कारण नहीं है, तो अवश्य ही जो इसमें से आपको गलत प्रतीत होता है तो वह क्या? ऑक्सीजन की कमी। और इसके आधार पर अगर कूट आप देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा किसमें मिलता है आपको? सी में। तो आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है सी। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न क्या है? वाइगोस्की द्वारा भाषा के विकास की दी गई निम्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में रखें। यानी कि आप वाइगोस्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पर गहनता से विस्तृत अध्ययन करने में वाइगोस्की और नॉम चॉम्स्की दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका प्रमुखता से नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर वाइगोस्की की बात की जा रही है कि भाषा विकास की दी गई निम्न अवस्थाओं का सही अनुक्रम में रखें। आप अगर वाइगोस्की को विस्तृत पढ़ना है आपको, तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से उसके इनके द्वारा भाषा पर दिए गए विकास को, लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम बात करें कि अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो आप देखें, संभाव्य संप्रत्यय अवस्था, अस्पष्ट संग्रहित अवस्था, परिपक्व संप्रत्यय अवस्था, जटिल अवस्था। तो आप जानते हैं कि अगर हम परिपक्व की बात करें, जब भी आप मैच्योरिटी की बात करते हैं तो वो कहाँ आती है? वो लास्ट में आनी चाहिए अगर हम किसी क्रम की बात करते हैं। तो चूंकि 4 ऑप्शन है तो आप पहले इसको 4 दे दीजिए।
वहीं अगर हम शुरुआत की बात करें तो क्या होता है, आपको अस्पष्टता होती है, चीजों में अस्पष्टता नहीं होती है, तो इसको आप फर्स्ट रैंक देंगे। अब बचता है 2 और 3, तो आप देखेंगे कि जटिल अवस्था और संभाव्य संप्रत्यय अवस्था, यानी कि जो अंतिम है पोटेंशियल कॉन्सेप्ट स्टेज की बात की जा रही है, तो अवश्य ही ये सेकंड पे होगा और ये थर्ड पर होगा। इस आधार पर अगर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन क्या सही हो रहा है, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 आपको मिलता है ऑप्शन बी में, और आपका ऑप्शन जो सही हो रहा है वो बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न हैं। श्रमिक संघ सामूहिक रूप से अपने नियोक्ता के हितों का संरक्षण करता है। सही बात है, जो श्रमिक संघ होता है वो सामूहिक रूप से भाई जो नियोक्ता होता है उसके हित का संरक्षण करता है, यह बात पूरी तरह से सही है। वही हम बात करें कि श्रमिक संघों का कर्मचारी की क्षमता पर न के बराबर प्रभाव होता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि कर्मचारी संघों के कर्मचारी की क्षमता पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, धनात्मक इफेक्ट होता है, तो अवश्य ही ये चीज गलत होती है, यानी कि आर गलत हो रहा है और ए सही है। तो इस आधार पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपको ऑप्शन मिलता है सी, ए सत्य है और आर असत्य है। अब अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति जब अंतर्गतिक अभिप्रेरित यानी कि इंटरनल मोटिवेशन की बात की जा रही है, जिसमें किसी व्यक्ति में अगर इंटरनल मोटिवेशन होता है तो उसके निष्पादन के लिए कोड नहीं चाहता है। कोड में आपको बताना है कि इससे आप देखेंगे कि खासकर चाहे किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा में मनोविज्ञान के प्रश्नों में देखें, चाहे यूजीसी में देखें, हायर एजुकेशन में या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो उस पर पुनर्बलन का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि जिसमें आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो आनंद लेते हैं। फल तो क्या कह रहा है कि इस प्रश्न कह रहा है कि तो निष्पादन के लिए क्या नहीं चाहता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं चाहता है, आनंद तो चाहेगा ही चाहेगा। फल यानी कि फल की यहां बात करें रिवार्ड की बात की रही, एक तरह से पुनर्बलन की बात की जा रही है, तो जिसमें आंतरिक अभिप्रेरणा होती है अगर उसको हम पुनर्बलन दिया जाता है तो उसका निष्पादन क्या हो जाता है, घटता है। तो जिसमें जब हम में आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो निष्पादन की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है, यानी कि फल के रिवार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, चुनौती होती है। वही दंड का परिहार ये भी नहीं होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो ऑप्शन आपका सही होता है दूसरा और चौथा जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है सी में, यानी कि 2 और 4, यानी कि वह रिवार्ड नहीं चाहता और दंड का परिहार नहीं चाहता। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इस व्याख्यात्मक चर्चा में आपको सभी प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा हम दे पाए होंगे। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह व्याख्यात्मक परिचर्चा आपको कैसी लग रही है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।